हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी लाइव विद रौनक पर। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ज़ोरों शोरों से लगे होंगे। तो आपकी तैयारी में एक कदम बढ़ाते हुए चलेंगे हम अपने अगले दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट की तरफ। टेस्ट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको वीडियो जो है वो टाइम से मिल जाए और आप मॉक टेस्ट को टाइम से सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए शुरुआत करेंगे हम आज के अपने मॉक टेस्ट का। तो आज के जो मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। किसने 40 तुर्की सरदारों को लेके तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो ऑप्शन में है आपके ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रज़िया। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया गया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा बादशाह था। कौन था? गुलाम वंश का दूसरा बादशाह था इल्तुतमिश। इसके कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल जो था वो 1211 से 1236 ईस्वी तक था। ठीक है, इसने विश्वास पात्र 40 सरदारों को लेकर एक गठन किया था जिसे तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल कहते हैं। इसका उद्देश्य था, ठीक है, ये जो दल था इस दल को बनाने का उद्देश्य आपको बता दें तो ये विद्रोही सरदारों से निपटने के लिए इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया था। ठीक है, क्या उद्देश्य था? विद्रोही सरदारों से निपटने के लिए और अपने शासन का कुशल संचालन के लिए इल्तुतमिश द्वारा इस चालीसा का गठन किया गया था। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन राज दरबार में बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था? इमामुद्दीन रेहान, किसलू खां, जफर खां या इल्तुतमिश। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी जो था वो था ऑप्शन नंबर ए, इमामुद्दीन रेहान। ठीक है, कौन था? इमामुद्दीन रेहान बलबन का सर्व प्रमुख प्रतिद्वंदी था। बलबन से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, इनकी रक्त और लौह की नीति बहुत पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। रक्त और लौह की नीति आपसे पूछी जाए किसकी है तो ये गयासुद्दीन बलबन की है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका, वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह जो उक्ति है वो ऑप्शन नंबर बी, बलबन से संबंधित है। ठीक है, बलबन के बारे में ऐसा कहा गया है कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था, वह ना तो खुद हंसता था और ना ही किसी को हंसी मजाक की इजाज़त देता था। ठीक है, बलबन बहुत ही खूंखार शासक था जिसने रक्त और लौह की नीति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, मालिक कफूर को 1000 दिनारी कहा गया है क्योंकि उन्हें 1000 दिनारों में खरीदा गया था, वह 1000 सैनिकों का प्रधान था, उसके पास 1000 गांवों का स्वामित्व प्राप्त था या इनमें से कोई नहीं। तो मालिक कफूर को 1000 दिनारी इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें उनके गुरु द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट है कि उन्हें जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उन्हें 1000 दिनारी के नाम से भी बुलाया जाता है। आगे बढ़ेंगे अगला प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है आपका, दिल्ली स्थित सीरी किला जिसे 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल भी कहा जाता है, निर्माण का श्रेय किसे जाता है? ठीक है, मतलब किसने इसका निर्माण करवाया था, सीरी किला या 1000 सतून राजमहल का? ऑप्शन में है आपके बलबन, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपको नज़र आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिल्ली स्थित सीरी किला का निर्माण या 1000 सतून राजमहल का निर्माण करवाया था। कब करवाया गया था? तो आपको बता दें 1303 ईस्वी द्वारा करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, और इसका बनाने का उद्देश्य था मंगोलों के आक्रमण से बचना। ठीक है,
मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? एक दानशाला, एक खैराती अस्पताल, एक पुस्तकालय या तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह? तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पर वो हो रहा है ऑप्शन नंबर बी। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जो दार उल सफ़ा था वह एक निशुल्क या खैराती अस्पताल था। ठीक है, क्या था? एक खैराती या निशुल्क अस्पताल था जिसे फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था और दार उल सफ़ा के नाम से जाना जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? जापान, यूएसए, ब्रिटेन या दक्षिण अफ्रीका? तो आपका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा दोनों चीज़ जो है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1950 ईस्वी, 1952 ईस्वी, 1956 ईस्वी या 1959 ईस्वी? तो यहाँ जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है आपका। 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, 31 अगस्त 1956 ईस्वी में। और इस राज्य पुनर्गठन अधिनियम का आधार क्या था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम का आधार था भाषा। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था और भाषा के आधार पर जो पहला राज्य था जिसका पुनर्गठन हुआ था वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम हुआ था तो पहला जो भाषाई राज्य आधार था वो कौन सा था? तो वो था आपका आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर है 1956 ईस्वी में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे और अगला प्रश्न है आपका, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना कब या किस संशोधन के द्वारा सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बना? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 39वें संशोधन द्वारा या 36वें संशोधन द्वारा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम जो है वो भारत का 22वां राज्य बन चुका था 15 मई 1975 में। ठीक है, 15 मई 1975 में सिक्किम को भारत के 22वें राज्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। और किस संशोधन के द्वारा? तो 36वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 9 वर्ष? तो यदि आप भारत के बाहर लगातार 7 वर्ष तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, 7 वर्ष तक बाहर रहने पर भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? बैकाल झील, ग्रेट बियर झील, करदा झील या लिक नंबर झील? तो यहाँ जो राइट आंसर आपको नज़र आ रहा है ये है ऑप्शन नंबर ए, बैकाल झील। रूस की जो बैकाल झील है इसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ है? ये रूस के साइबेरिया में पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? रूस के साइबेरिया क्षेत्र के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है बैकाल झील, जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। इसकी अगर हम गहराई की बात करें तो इसकी गहराई जो है, इसकी गहराई है 1700 मीटर। ठीक है, कितनी गहरी है ये? गहराई की बात करें तो इसकी गहराई हो जाएगी 1700 मीटर। पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जानी जाती है बैकाल झील है और ये एक मीठे पानी की झील है। ध्यान रखिएगा, क्या है? मीठे पानी की झील है बैकाल झील। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? वेनेजुएला, कनाडा, न्यूजीलैंड या नॉर्वे? तो आपका राइट आंसर है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात
ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला में स्थित है। और है कौन सा नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये है आपका एंजल जलप्रपात। ठीक है, एंजल जलप्रपात जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, कौन सा? एंजल जलप्रपात आपका विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है वेनेजुएला में पड़ता है। इसके अगर हम गहराई की बात करेंगे तो इसकी गहराई है 979 मीटर। ठीक है, सॉरी, ऊंचाई है इसकी 979 मीटर और गहराई है इसकी 807 मीटर। ठीक है, 979 मीटर ये ऊंचा है और गहरा है 807 मीटर। एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक स्ट्रेट किनके बीच स्थित है? पाक स्ट्रेट पूछा जा रहा है, ये किनके मध्य स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, रण ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात, या लक्षद्वीप और मालदीव? तो इसका जो राइट आंसर है, पाक स्ट्रेट जो है वो बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। कहाँ पर स्थित है पाक स्ट्रेट? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के मध्य स्थित है पाक स्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वर्णिम पैगोडा का देश नाम से जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्वर्णिम पैगोडा का देश कौन सा देश है जिसे स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जानते हैं? म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया या लाओस? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पैगोडा के नाम से जानते हैं। यह वर्मा के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में एक है। ठीक है, क्या है? वर्मा के, म्यांमार की जो राजधानी है वर्मा, वहाँ के सबसे पवित्र बौद्ध स्थल में से एक माना जाता है ये स्वर्णिम पैगोडा। ठीक है, सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में एक है। इसे एक नाम से और पूछा जाता है, स्वर्ण पत्थर शिवालय के नाम से भी। स्वर्णिम पैगोडा को स्वर्ण पत्थर शिवालय के नाम से भी पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता का प्राचीन नाम आपसे पूछा जा रहा है कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, इसका प्राचीन नाम क्या था? सेलिसबरी, बटाविया, सैगान या क्रिस्टीना? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बटाविया। बटाविया जो है वो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता, उसका प्राचीन नाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला प्रश्न है आपका, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। स्टैटिक जीके का प्रश्न है ये। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी? बाबर, अकबर, बैरम खान या जहांगीर? तो ये उपाधि दी गई थी ऑप्शन नंबर बी अकबर के द्वारा। तानसेन जो है अकबर के दरबारी कवि भी थे। कौन थे? तानसेन अकबर के दरबारी कवि थे और इन अकबर के द्वारा ही उन्हें कंठभरणवाड़ी विलास की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे, तो वीडियो को स्किप करने की बजाय आपको पूरा देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी, रसखान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? तो हिंदुस्तान का तोता या तोतिए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता या तोतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर नहीं है पूछा है। कभी कभार कंफ्यूज हो जाता है और नहीं हम देखते नहीं है और गलत लगा के चले आते, इसलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा करिए। रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति या झावेरी बहनें? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी झावेरी बहनें जो हैं वो भरतनाट्यम से संबंध नहीं रखती हैं, भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। ये कहाँ की हैं? ये मणिपुरी नृत्य की हैं। ठीक है, मणिपुर का जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी, तो ये झावेरी बहनें मणिपुरी नृत्य से संबंध रखती हैं, भरतनाट्यम से नहीं। अगला प्रश्न है आपका, काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किसने किया है? ये भी स्टैटिक जीके का है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर आया हुआ है। जेमिनी राय, नंदलाल बोस, राजा रवि वर्मा या सतीश गुजराल? तो काला चांद नामक चित्र का जो चित्रांकन है ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। सतीश गुजराल के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा?
सतीश गुजराल के द्वारा काला चांद नामक चित्र का चित्रांकन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है आपका। और 20 क्वेश्चन होने से पहले पढ़ने से पहले फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और सेशन अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है आपका, किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? शंकराचार्य, रामानंद, कबीर या चैतन्य? तो अद्वैतवाद के प्रतिपादन की बात करें तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, शंकराचार्य के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? शंकराचार्य के द्वारा अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया था। इनका मानना था कि आत्मा ब्रह्मा से अलग नहीं है। अद्वैतवाद में क्या माना जाता था कि आत्मा जो है, आत्मा ब्रह्मा से अलग नहीं है, ये माना जाता था। आत्मा ही ब्रह्मा है, आत्मा ही ब्रह्मा है, अद्वैतवाद में ये माना जाता था। शंकराचार्य द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम। अगले क्वेश्चन है आपसे, पूछा जा रहा है कि कश्मीर का मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? ये पूछ रहा है आपसे कि क्या पूछ रहा है कि कश्मीर का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था? बाल आदित्य, हर्ष, ललितादित्य या इनमें से कोई नहीं? तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललितादित्य द्वारा। ललितादित्य द्वारा 8वीं शताब्दी में, कब करवाया गया था? 8वीं शताब्दी में कश्मीर का जो मार्तंड सूर्य मंदिर है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, करकोटा राजवंश के द्वारा करवाया था। किसके द्वारा? करकोटा राजवंश जो है, करकोटा राजवंश के द्वारा इस मंदिर का निर्माण और ललितादित्य के द्वारा करवाया गया था 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंस का क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस मिक्स हैं। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? शेल यानी कोशिका जो है, ये नाम सबसे पहले किस जीव वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? फ्लेमिंग, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा सर्वप्रथम सेल नाम दिया गया था 1665 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा सेल नाम दिया गया था। ये जो था वो हनीकॉम्ब, इन्होंने कॉर्क स्लाइस से हनीकॉम्ब संरचनाओं को देखकर ये नाम गढ़ा था। ठीक है, कॉर्क स्लाइस से हनीकॉम्ब की संरचनाओं को देखकर, हनीकॉम्ब की जो संरचनाएं थी उन्हें देखकर इन्होंने सेल नाम सबसे पहले बोला था। ठीक है, सेल शब्द गढ़ा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? नॉल तथा रस्का ने, स्लाइडेन तथा श्वान ने, फ्लेमिंग तथा ब्राउन ने या वाटसन या क्रिक ने? तो यहाँ जो राइट आंसर है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, नॉल तथा रस्का के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? नॉल तथा रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की गई थी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन ने, कड़ात ने, रदरफोर्ड ने या मोसले ने? तो ये बोला गया था ऑप्शन नंबर बी, कड़ात के द्वारा। कड़ात ने कहा था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ जो है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, किसने कहा था? कड़ात के द्वारा ये कहा गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। और अगला क्वेश्चन है, मानव के गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है, किसकी बनी होती है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि मानव के गुर्दे में जो बनती है पथरी वो किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम एसीटेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम से? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम ऑक्सलेट। कैल्शियम ऑक्सलेट की मात्रा अधिक होने पर मानव के गुर्दे में पथरी बनने लगती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, कैल्शियम ऑक्सलेट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था? यूनानियों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, तुर्क के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा? तो आपको बता दें कि भारत में जो पोलो खेल का प्रचलन है वो ऑप्शन नंबर सी, तुर्क के द्वारा किया गया था। ठीक है, तुर्क के द्वारा भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न पे चलेंगे। और अगला प्रश्न है आपका, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है?
रूस, भारत, यूएसए या इंग्लैंड? तो आपको बता दें शतरंज का जन्मदाता है वो भारत है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत को शतरंज का जन्मदाता कहा जाता है। 7वीं शताब्दी में इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, 7वीं शताब्दी में चतुरंग के नाम से इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में क्या बन गया, ये शतरंज बन गया। तो किसे माना जाता है? भारत को शतरंज का जन्मदाता माना जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न लेंगे। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। घुड़दौड़, हवाई दौड़, नौकायन या मोटर रेस? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वेलिंगटन ट्रॉफी जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी नौकायन से संबंधित है। क्या संबंधित है, किस खेल से संबंधित है? नौकायन, यानी बोट रेस से संबंधित है आपकी वेलिंगटन ट्रॉफी। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्लाइंग गर्ल, सिल्वर गर्ल, गोल्डन गर्ल या प्लेटिनम गर्ल? तो पीटी उषा की आत्मकथा के नाम की बात करें तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल जो है ये इनकी आत्मकथा है पीटी उषा की, और इन्हें उड़न परी उपनाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर इनका उपनाम आपसे पूछा जाए तो उड़न परी के नाम से इन्हें जाना जाता है पीटी उषा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 है यहाँ आपका कि 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 1975 में विश्व कप जो जीता था हॉकी के द्वारा उस टीम के कप्तान कौन थे? अमन सिंह, अजीतपाल सिंह, रूप सिंह या संदीप सिंह? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय कप्तान थे आपके ऑप्शन नंबर बी अजीतपाल सिंह के नेतृत्व में 1975 में हॉकी विश्व कप जीता गया था। ठीक है, इसके नेतृत्व में अजीतपाल सिंह कप्तान थे और इनके नेतृत्व ने हॉकी का विश्व कप जीता था 1975 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है, यहाँ से आपके करंट अफेयर की शुरुआत की है। करंट अफेयर भी है इसमें, क्योंकि करंट अफेयर का भी अपना एक योगदान है इस एग्ज़ाम में। आपसे 50 क्वेश्चंस तो हैं जीके प्लस करंट अफेयर के पूछे जाएंगे, तो इस पर ध्यान देने की ज़्यादा आपको ज़रूरत है। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे 20 क्वेश्चन की हम अपने करंट अफेयर की। तो प्रतिवर्ष 5 सितंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस किनकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि 5 सितंबर को प्रतिवर्ष किनकी पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है? जैन एड्स, मदर टेरेसा, एडिथ टैगोर या ग्रेस कोयल? तो अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस जो है वो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मदर टेरेसा की पुण्यतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने डूरंड कप 2023 का खिताब जीता है? इंडियन नेवी एफटी, गोवा एफसी, हैदराबाद एफसी या मोहन बागान एसजी? तो फुटबॉल टीम जो है डूरंड कप 2023 से जीता गया है ऑप्शन नंबर डी मोहन बागान एसजी। ठीक है, मोहन बागान सुपर जॉइंट्स के द्वारा डूरंड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? 10, 11, 12 या 14? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 12 वैज्ञानिकों को हाल ही में वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया था। 12 युवा वैज्ञानिकों को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जो संसद भवन नया बना है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? संविधान मंदिर, संविधान घर, संविधान सदन या संविधान शाला? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर पुराने संसद भवन का नाम बदलकर ऑप्शन नंबर सी संविधान सदन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? संविधान सदन कर दिया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? पीएम कार्यकारी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, पीएम शक्ति बल योजना या पीएम कारोबार योजना? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, क्यों की गई है? कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है, पीएम विश्वकर्मा योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व ओजोन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर या 14 सितंबर? तो विश्व ओजोन दिवस जो है ये आपका ऑप्शन नंबर ए 16 सितंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड ओजोन डे। और इसे मनाने का उद्देश्य है ओजोन परत की रक्षा के बारे में विचार करना, ठीक है, प्रदूषण को कम बढ़ावा देना जिससे ओजोन परत जो है उसकी रक्षा हो सके। इसका मनाने का उद्देश्य यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने हैं जो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश? तो यहाँ आपका राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर आपको नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक, ठीक है। होयसला मंदिर जो है जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है और भारत का ये 42वां स्थल बन गया है। ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगर बात करें इसके निर्माण की तो इसे होयसल राजा विष्णुवर्धन ने, किसने? होयसल राजा जो थे, होयसल राजा विष्णुवर्धन के द्वारा बनवाया गया था। कहाँ पर पड़ता है ये? कर्नाटक में है। और निर्माण किसने किया था? होयसल राजा विष्णुवर्धन के द्वारा निर्माण किया गया था। इसे वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 37वां, 40वां, 42वां या 47वां? तो आपको बता दें भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 40वां स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 40वां स्थान जो है वो भारत के द्वारा प्राप्त किया गया है 132 देशों में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन लेंगे। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील या स्विट्ज़रलैंड? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्रिस्टोफर लक्सन जो है वो न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री अभी हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन को बनाया गया है। अगला प्रश्न लेंगे, ये आपका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 कि हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? दीनानाथ राजपूत, राम सिंह माधव, पुरुषोत्तम सोबती, मंगल चंद्र राणा? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट है आपका, दीनानाथ राजपूत। इंजीनियर है ये दीनानाथ राजपूत। इन्हें हाल ही में वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। क्यों किया गया है? तो आपको बता दें कि इन्होंने छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में आदिवासी महिलाओं के लिए अच्छा काम किया है और उस काम के लिए इन्हें रोहिणी नैयर पुरस्कार वर्ष 2023 से सम्मानित किया गया है दीनानाथ राजपूत को। तो ये थे आपके आज के 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी जो है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे दिल्ली पुलिस के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें। तो फिर वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन जो है वो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। तो हम मिलेंगे फिर से एक नए मॉक टेस्ट के साथ। सेशन पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नए मॉक टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।